नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन के बीच में अंतर देखेंगे। We will try to understand the differences between assessment of learning and assessment for learning. अधिगम के आकलन को योगात्मक आकलन के रूप में भी समझा जाता है। It is understood as summative assessment, जबकि अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन के रूप में भी समझा जाता है। It is understood as formative assessment. अधिगम का आकलन का परिप्रेक्ष्य या संदर्भ व्यवहारवादी अधिगम है। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग जो है, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग टीचिंग थ्योरीज हैं, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन का परिप्रेक्ष्य या संदर्भ रचनावादी अधिगम है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वह कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है। आकलन का यह दृष्टिकोण अधिगम के उत्पाद या परिणाम पर केंद्रित होता है, प्रोडक्ट सेंटर्ड होता है, फोकस प्रोडक्ट पर होता है और उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि आकलन का यह दृष्टिकोण अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। इट इज फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इसमें प्रगति की निगरानी होती है, प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड। तो एक तरफ प्रोडक्ट होता है, दूसरी तरफ प्रोसेस होता है और जो अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और जबकि दूसरी तरफ जो प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इसकी प्रकृति रेखीय है और असेसमेंट फॉर लर्निंग की प्रकृति कुंडलीय है, स्पाइरल है। तो एक लीनियर है और दूसरा स्पाइरल है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन अधिगम इकाई के संपन्न होने के उपरांत किया जाता है, जब अध्यापन समाप्त हो जाता है और उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, आकलन किया जाता है। अध्यापन समाप्त होने का अर्थ जो भी अध्ययन की इकाई है, चाहे वह एक क्लास का हो या कई क्लास का एक यूनिट हो या कोई सत्र हो, उसके अंत में किया जाता है। जबकि अधिगम के लिए आकलन अधिगम प्रक्रिया के मध्य किया जाता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उसी समय आकलन किया जाता है। अधिगम के आकलन की प्रक्रिया असतत है, कंटिन्यूअस नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वह अध्ययन के बाद किया जाता है, वह लगातार नहीं किया जाता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया सतत है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिगम के लिए जो आकलन है वह लगातार चलते रहता है और टीचिंग लर्निंग के साथ साथ चलता है, वह कंटिन्यूअस चलता है। टीचर ऑब्जर्व करता है, टीचर डायलॉग करता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर मिलता है, उसको एनालाइज करता है, उसका फीडबैक देता है और यह लगातार चलते रहता है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक इकाई के संपन्न होने के बाद किया जाता है। अधिगम के आकलन में प्रतिपुष्टि अधिगम इकाई के संपन्न होने के बाद दिया जाता है। अधिगम इकाई की संपन्न हो जाएगा। फीडबैक इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लर्निंग यूनिट, अर्थात लर्निंग यूनिट कंप्लीट होगा, फिर असेसमेंट होगा, फिर उसका कुछ देखा जाएगा कितना सीखा नहीं सीखा, और उसके बाद ही फीडबैक दिया जा सकता है। टीचर अपने लिए ले सकता है या स्टूडेंट्स को भी दिया जा सकता है, बेसिकली उसके गार्जियन को दिया जाता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अविलंब प्रतिपुष्टि व निर्देशन दिया जाता है, इमीडिएटली दिया जाता है। जो भी वहां पर मिला टीचर को वह उसको फीडबैक देता है ताकि तत्काल वह अपने अधिगम में पुनः सुधार करे या बदलाव करे और अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में केवल उपलब्धि देखी जाती है, छात्रों की विशेषताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में छात्र के सबल पक्ष एवं चुनौतियों की पहचान की जाती है, उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वह देखी जाती है, उसकी पहचान की जाती है और उसी के अनुरूप पृष्ठपोषण दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है। आकलन के लिए प्रयुक्त विधि में प्रमुखतः परीक्षण और परीक्षा का प्रयोग होता है। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसमें प्रमुख विधि जो है परीक्षण या परीक्षा है, चाहे वह मौखिक हो चाहे वह लिखित हो, लेकिन इसमें एग्जाम होता है या टेस्ट होता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में विविध प्रकार के तथा विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त की जाती है, जैसे अवलोकन, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य, इसमें हम समूह जो होते हैं, पीयर ग्रुप्स, इनसे फीडबैक, तरह तरह के इसमें सूचनाएं इकट्ठी की जाती है और उसके अनुरूप फिर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऐसे आकलन अध्यापकों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अध्यापक भी कर सकते हैं और कोई दूसरा अध्यापक जो किसी दूसरे विद्यालय में है या दूसरे विषय का है, वह भी इसका आकलन कर सकता है, बशर्ते कि उनको आकलन के लिए जो बने हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर पता हो। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आकलन छात्रों के सहयोग से और केवल अध्यापक द्वारा संपन्न किया जा सकता है, अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं। जो दूसरा व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ाया है या जो नहीं पढ़ा रहा है, वह बच्चे का आकलन नहीं कर सकता है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जो नहीं पढ़ाया है या जो नहीं पढ़ा रहा है, वह भी असेसमेंट कर सकता है। कोई बाहरी परीक्षक भी इसका असेसमेंट कर सकता है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पढ़ा रहा है वही कर सकता है। कोई बाहरी परीक्षक, कोई बाहरी अध्यापक उसको नहीं कर सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यह परंपरागत रूप से अधिगम का आकलन अंकों या ग्रेड की सहायता से की जाती है। प्राय इसमें कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे 100 और 1 नंबर के बीच में हम कुछ मार्क्स देते हैं, 40, 50, 60, 70, या कोई ग्रेड देते हैं ABCDE, या हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या पास, या इस तरह के कोई और हम कह सकते हैं। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में प्रतिपुष्टि विवरण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह डिस्क्रिप्टिव होता है। यह कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ संकेतों के द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या कमी है, क्या अच्छी बात है, क्या चल रहा है, उसमें और क्या किया जा सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बात करें तो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध मानदंड के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। जो ग्रेड दिया जाता है, जिसे हमने कहा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या ग्रेड A, ग्रेड B, यह इसका क्राइटेरिया या क्राइटेरियन पब्लिकली अवेलेबल होता है और उसी के आधार पर उसमें ग्रेड दिया जाता है। जो उसका परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया बना दिया गया है और उस क्राइटेरिया के आधार पर ग्रेड प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फीडबैक इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्रोग्रेस। जो छात्र हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं और उनका जो प्रोग्रेस है, उसके आधार पर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, फीडबैक प्रदान की जाती है, ग्रेड नहीं दिया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसमें प्रत्येक छात्र को एक ही निकष से तोला जाता है, एक ही क्राइटेरियन से तोला जाता है, अर्थात उनके बारे में निर्णय दिया जाता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो इस प्रकार के आकलन का संदर्भ अधिगमकर्ता का स्वयं के संदर्भ में प्रकृति है। उसके अपने ही कॉन्टेक्स्ट में उसका आकलन किया जा सकता है। वह कल कहाँ था और आज कहाँ है, कुछ समय पहले कहाँ था, अब कहाँ है, उसी के संदर्भ में इसका आकलन किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अधिगम के आकलन की प्रकृति सामूहिक होती है। अधिगम का जो आकलन है, उसका जो नेचर है वह कलेक्टिव होता है। जबकि असेसमेंट लर्निंग के संदर्भ में बात करें तो ऐसे आकलन की प्रकृति वैयक्तिक एवं व्यक्तिगत होती है। यह इंडिविजुअल एंड पर्सनल होता है। एक तो सामूहिक आकलन भी किया जा सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के कंटेक्स्ट में भी, लेकिन यह प्रमुखतः वैयक्तिक आकलन होता है। प्रत्येक छात्र का आकलन होता है और उसका एक एक करके आकलन होता है और उसका चूंकि उसी के संदर्भ में आकलन करना है, इसलिए यह पर्सनल है। इसमें जो फीडबैक दिया जाता है वह भी पर्सनल है और जो उसका असेसमेंट प्रोसेस है वह इंडिविजुअल है। तो व्यक्ति को ध्यान में रख करके, छात्र विशेष को ध्यान में रख करके ही आकलन किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यह प्रायः औपचारिक होता है, जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग यह अनौपचारिक भी होता है और प्रायः अनौपचारिक होता है। इनफॉर्मल होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि उसमें दिन, तिथि, समय वगैरह बता करके, कंटेंट बता करके छात्रों का असेसमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि तत्काल कर लिया जाता है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग समय दे करके, उसको पहले से सूचना दे करके, समय बता करके, कितने समय का होगा, किस टॉपिक का होगा, इस तरह से किया जाता है। इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग औपचारिक है, फॉर्मल है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग छात्र के अधिगम के अगले चरण में किया जाता है। यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो गैदर किया जाता है इंफॉर्मेशन, इट इज यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, अर्थात नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट यूनिट में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि क्या कमी रही और क्या इसका आगे हम सही कर सकते हैं, या कितने मार्क्स रहे और आगे जो यूनिट्स होंगे उसमें हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग छात्र के अधिगम के उसी चरण में किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के कंटेक्स्ट में। तो अधिगम के लिए जब आकलन करते हैं तो तत्काल उसी यूनिट में, उसी इकाई में, उसी सत्र में या उसी जो क्लास है, उसी क्लास के अंदर उसका उपयोग किया जाता है ताकि छात्र और अच्छे से सीख सकें।
आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग मानदंड या समूह के सापेक्ष उपलब्धि स्तर या निष्पादन स्तर बताने के लिए किया जाता है। जो नॉर्म है या जो क्राइटेरियन है उसके कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस बताया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग छात्र के स्वयं के सापेक्ष प्रगति बताने के लिए किया जाता है। वह अपने कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसको बताने के लिए किया जाता है। आकलन के फलस्वरूप प्राप्त सूचना का उपयोग आगे के अध्ययन या उच्च अध्ययन में किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, जो लास्ट में होता है, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में उसको क्या पढ़ना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स लेना चाहिए या लिबरल कोर्स लेना चाहिए, साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, इस तरह के निर्णयों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वह इसलिए उसका उपयोग करते हैं ताकि बच्चे के अधिगम में और सुधार हो सके। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है नहीं करना है वह अलग है, उसका कोई मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग से डायरेक्टली नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के संदर्भ में बात करें तो आकलन के फलस्वरूप प्राप्त सूचना का उपयोग कार्यक्षेत्र में नियोजन के लिए होता है। जो प्लेसमेंट है उसमें इसका प्रयोग करते हैं कि जो छात्र है वह किसी प्रोफेशनल कोर्स में या प्रोफेशनल सब्जेक्ट में या वोकेशनल सब्जेक्ट में या साइंस में, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं उसके आधार पर उसको नियोजन में लिया जाता है, उसको प्लेसमेंट किया जाता है, या उसकी भाषा में क्या है या उसकी और दक्षताएं क्या है उसके आधार पर हम प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो आकलन से प्राप्त सूचना का उपयोग अध्यापन में आवश्यक बदलाव करने के लिए किया जाता है। जो अध्यापन चल रहा है उसमें और कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं, कौन सा उसमें व्यू रचना का प्रयोग करें या टैक्टिक्स का प्रयोग करें, इसका उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों में डिफरेंस है और दोनों एक तरह से विपरीत है। हालांकि असेसमेंट फॉर लर्निंग कंट्रीब्यूट करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, असेसमेंट फॉर लर्निंग बेहतर तरीके से होगा तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग और बेहतर होता है। लेकिन कंसेप्चुअली अगर देखें तो दोनों दो प्रकार की धारा है, और एक जहां पर छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया जाता है, वहीं पर दूसरा जो है छात्रों ने कितना सीखा है यह बताने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बोर्ड के द्वारा या किसी स्कूल के द्वारा गार्जियन को सूचित करने के लिए, नियोक्ता को सूचित करने के लिए, जो एम्प्लॉयर है उसको सूचना देने के लिए, या अगले किसी क्लास में जाना है उस स्कूल या उस क्लास में उसका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरह की सूचना देने के लिए उसमें किया जाता है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वह बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए होता है जो लर्निंग में इन्वॉल्व हैं और कैसे अपने लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, टीचर कैसे टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, दोनों मिलकर के कैसे बढ़िया से सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहां तक कंसेप्ट की बात है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए एक पहले वीडियो बनाया गया है, उसको देख सकते हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए भी इसके पहले एक वीडियो बना हुआ है जिसमें इनके कंसेप्ट्स को डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस पर फोकस किया। यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।